हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। हमारी कहता है ओस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन को हम समझ सकते हैं कि इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ solute and solvent particle in from higher concentration to lower concentration through any membrane। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिफ्यूजन क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल जब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड में मूव करते हैं, तो वहां पे जो वो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। देखो इसको स्टडी करते हैं हमने मान लो दो सॉल्यूशन लिए। ये हमारा कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिया सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये हमारा है सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है C1 और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C2। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो C1 है वो ग्रेटर देन है किससे, C2 से। अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। अगर इधर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, और इस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसका मतलब सोलवेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने डिवाइड कर रहा है किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। कोई भी मेम्ब्रेन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर होल्स प्रेजेंट है, जिन होल्स से क्या करेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है यहाँ पे हाइयर, और इधर क्या है कंसंट्रेशन लोअर। किस केस में बोल रहा है, सोल्यूट के केस में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सोल्यूट के पार्टिकल है हमारे वो मूव करेंगे फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया। अगर मान लो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है और यहाँ पे सोलवेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइयर कंसंट्रेशन किसकी है, सोलवेंट की, और इधर क्या है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन लोअर। तो जो हमारा सोलवेंट के पार्टिकल्स है, सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब आपके सोल्यूट के पार्टिकल या सॉल्वेंट के पार्टिकल किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ना सोल्यूट का, वो यहाँ से यहाँ भी हो रहा है और कुछ सोल्यूट इधर से इधर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नेट मूवमेंट निकलता है, नेट का मतलब जो ओवरऑल रिजल्टेंट मूवमेंट आता है हमारा, वो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या रहेगा, हायर से लोअर इस साइड में रहेगा। ठीक है, उसी को हमने बोला है नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो मेन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि हमारे सोल्यूट के पार्टिकल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि जो सोलवेंट है वो भी हायर से लोअर मूव कर रहे हैं। क्लियर, ये जो मूवमेंट का पार्टिकल इसको हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन। क्या बोला, डिफ्यूजन। इसके बाद में बोलता है कि जो डिफ्यूजन है ना, कैन नॉट बी स्टॉप। डिफ्यूजन को आप स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो कब तक चलेगा आपका, जब तक दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। यानी अगर आपका C1 C2 के इक्वल हो गया
तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, मतलब डिफ्यूजन जब भी होता है तो हम उसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को, ये हमारा किसका पार्ट आता है, डिफ्यूजन का पार्ट। इसके बाद में आता है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या रहेगा, ओस्मोसिस के अंदर जो होता है वहां पे जो मूवमेंट रहेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का होता है। किसके होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए देखिए कि ओस्मोसिस क्या रहेगा। ठीक है, ओस्मोसिस के लिए हम क्या करते हैं, हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर को भी हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं, जिसको लिखा जाता है SPM, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो जब आप ऑस्मोसिस करवाते हैं तो वहां पे जो मेम्ब्रेन यूज होती है वो कौन सी होती है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कि जो मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक है, कि ऐसी कोई मेम्ब्रेन जो कुछ पार्टिकल्स को तो क्या कर रही है, जाने के लिए, अपने अंदर से पास होने के लिए परमिट करती है, और कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने के लिए परमिट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्यों और ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए कहता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है ना, इसके जो होल्स होते हैं ना, इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इनके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल से लार्ज होते हैं, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल तो इसमें से पास हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होंगे। ठीक है, तो यही है कि हमारा ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2, और C1 इज ग्रेटर देन C2। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या कहता है कि अगर आप बात करो इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, ठीक है, कि अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेके चले तो ऑस्मोसिस क्या रहेगा, द नेट मूवमेंट ऑफ solvent particle from lower concentration of solution to higher concentration of solution through SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called solution, sorry, osmosis is called osmosis। इसमें क्या कह रहा है कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में जब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे तो वो जो मूवमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस जो होता है एसपीएम के थ्रू होता है। ठीक है, यहां से अब यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की किसकी कम है, C2 कम है, मतलब सॉल्यूशन सेकंड की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। इसका मतलब जो आपके सोलवेंट के पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे C2 से C1 की साइड में। ठीक है ना, और यहाँ से सोल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। सोल्यूट के पार्टिकल क्यों नहीं मूव करेंगे, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, लार्ज साइज होता है, और लार्ज साइज होने की वजह से वो एसपीएम के होल से पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आपका सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या कहता है कि अगर आप ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए क्या कहता है कि द मूवमेंट ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent molecule।
इसमें क्या कह रहा है कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी वहां के पार्टिकल मूव करेंगे जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम रहेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ओस्मोसिस जो होता है ना, उसको हम बीच में स्टॉप कर सकते हैं। ऑस्मोसिस को क्या कर सकते हैं, बीच में स्टॉप किया जा सकता है। लेकिन जो आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन को आप स्टॉप नहीं कर सकते। कब तक, अंटिल C1 इज इक्वल टू C2, मतलब जब तक दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती तब तक आप किसी भी और डिफ्यूजन को स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन ऑस्मोसिस को आप बीच में स्टॉप कर सकते हो, और वो स्टॉप किया जाता है बाय अप्लाइंग सम प्रेशर। क्लियर। तो यहां से क्या कह रहा है कि ये तो हमारा क्लियर हो गया डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर है यहां तक सभी को, ये आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है। तो इसमें हम अगर ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहें इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि इट द नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecules from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent is called osmosis। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो मूवमेंट रहेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो कहां से रहेगा, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाइयर है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमारी इस साइड में हाइयर है और इस साइड में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लोअर। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का, तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या है, हमारी हाइयर है, और यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड, कि ऑस्मोसिस को आप बीच में स्टॉप कर सकते हो। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर। क्या करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, ठीक है, तो वहां पे जो आपका ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ये है आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके बाद में हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, जो हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक सभी को क्लियर है कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारे आएंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप कितने होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, पहला जो आपका आता है वो आता है एंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा एक्जो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोओस्मोसिस। अगर हम बात करें एंडोओस्मोसिस की, एंडोओस्मोसिस क्या होता है, तो इसके अंदर कहता है कि द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब जब आपके सोलवेंट पार्टिकल आउटसाइड द मेम्ब्रेन से इनसाइड द मेम्ब्रेन जाते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोओस्मोसिस। क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होना, मतलब हमारे जो सोलवेंट के पार्टिकल है वो आउटसाइड से कहा जाएंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल
from outside to inside the membrane। क्लियर है सभी को? क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मेम्ब्रेन। जब आपके पार्टिकल आउटसाइड से इनसाइड द मेम्ब्रेन जाते हैं तो वहां उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। इसका जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब हम एग है हमारे पास, ठीक है, एग को जब आप प्लेस करते हो इन aqueous solution of NaCl, then egg will swell up। तो वहां पे आपका जो एग है वो क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ठीक है ना? जब आप एग को NaCl के सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे आपका एग क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपका जो सेकंड आता है वो आता है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ एंडोस्मोसिस, मतलब द मूवमेंट ऑफ solvent particles from inside the membrane to outside the membrane। क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड द मेम्ब्रेन टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है? क्या कहता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट पार्टिकल जो हमारे वो मूव करेंगे कहां से? इनसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर की साइड में मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है? इसका एग्जांपल ये बोलता है कि द एग विल श्रिंक egg will shrink in aqueous solution of NaCl। और यहां पे आएगा एग इन प्योर वाटर। इसको सही कर लेना। क्या कहता है कि एग को अगर आप प्योर वाटर के अंदर रखते हो ना तो एग स्वेल अप होता है, मतलब फूल जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्योर वाटर क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है, और एग के अंदर क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो एग के अंदर क्या है? हाइयर कंसंट्रेशन, और बाहर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। तो जो आपका वाटर है वो एसपीएम के थ्रू मूव करेगा कहां पे? इनसाइड द एग। तो वहां पे एग क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन जब आप एग को प्लेस करते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम एग को प्लेस करते हैं ना तो वहां पे सोडियम क्लोराइड यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द एग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और इनसाइड द एग डिक्रीज हो जाती है। तो वहां से जो एग का जो अंदर सोलवेंट पार्टिकल है वो क्या करेगा? मूव करेगा इनसाइड से आउटसाइड के। ठीक है? और जो आपका एग है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है? इसको बोलते हैं हम एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मेन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें हम बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना? ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सो ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है सभी? हाँ तो बच्चों, जब हम यहाँ पे एसपीएम यूज कर रहे हैं तो हमारे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो काम मूव करेंगे सॉल्यूशन की साइड में, और जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड में जा रहे हैं इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। अब हमने बताया था जो ऑस्मोसिस है हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टॉप। ऑस्मोसिस को क्या किया जा सकता है? स्टॉप। तो ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है? कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको स्टॉप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड में सॉल्यूशन की साइड में जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा तो ये पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे की साइड में। और जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगा तो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड आ रहे हैं वो आना क्या हो जाएंगे? बंद, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे ही वो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना बंद होंगे मतलब हमारा ऑस्मोसिस क्या हो गया? स्टॉप हो गया।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ऑस्मोसिस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि ये जो हम प्रेशर लगाते हैं, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर यूज करते हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब ये क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हमने डिनोट किया है किसे, पाई से। और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम। एम यहाँ पे क्या हमारा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसकी जो मोलरिटी आएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी वैल्यू आएगी, आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। अब यहां से कहता है कि जो सॉरी पाई इज डायरेक्टली, मतलब जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बोल रहा है कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, टेम्परेचर के। और यहाँ पे जो आप टेम्परेचर यूज करोगे वो हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन के अंदर। तो अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, और यहां से हमारा पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर टी। क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये जो हमारी वैल्यू आती है किसकी आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की, जहां पे आर क्या हमारा, गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हम आर को यूज कर रहे हैं इन टर्म ऑफ लिक्विड, मतलब हम लिक्विड के लिए आर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आप यूज करोगे वो कितनी आएगी, ये हमारा गैस कांस्टेंट हो गया, और इसकी वैल्यू ये होती है 0.0821 एटीएम। और उसके बाद में आपकी यूनिट आ जाएगी इसके अंदर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना? और इसके लिए आप दूसरा जो हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन आ गया, इसके लिए मोर आ गया। ये आपकी किसकी यूनिट आ जाएगी, गैस कांस्टेंट की यूनिट आएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखी है ना वो रिलेट करती है किसके साथ में, ये जो इक्वेशन है ये गैस इक्वेशन के साथ में रिलेट करती है। जो हमारा क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो यहां से हमारा पाई है, पाई क्या है हमारा, प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू एम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये क्या कह रहा है, जब यहाँ को इसको इधर लेके आओगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो होता है वो हमारा गैस के लिए गैस इक्वेशन होती है, और ये हमने किसकी टर्म में की है, लिक्विड की टर्म में की है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। और ये वैल्यू का यूज करके आप किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये है आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।